नमस्कार। आज हम करेंगे कविता आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कवि ने मुंशी प्रेमचंद के आग्रह पर भी उनकी पत्रिका हंस के आत्मकथा अंक के लिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। उन्होंने माना था कि उनके जीवन में कुछ ऐसा विशेष नहीं था जो औरों को कुछ सरस दे पाता। इसमें कवि ने अपने बारे में लिखा, अपने जीवन के बारे में, कि उसके जीवन में कुछ यादें तो हैं लेकिन इतनी विशेष यादें नहीं हैं कि वह औरों को बता सके। उसका मानना था कि उसकी बातों से किसी को सुकून नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो कहते हैं मेरा जीवन उन वृक्षों की पत्तियों के समान है जो मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात मेरे जीवन में भी अब वो सुख नहीं रहे हैं। जो सुख के पल थे वो चले गए हैं। और वो कहते हैं उस कहानी से किसी को सुख मिलता या दुख वह नहीं जानता, पर इतना अवश्य है कि आज उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं। कवि का स्वर निराशा के भावों से भरा हुआ है। इसमें मन रूपी भंवरे की बात की गई है। वह गुनगुनाकर पता नहीं क्या कह जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में कहते हैं इस शांत आकाश के नीचे पता नहीं कितनी अनगिनत घटनाएं घटती हैं जो जीवन का इतिहास बन जाती हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, फिर भी यहाँ पर लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे का उपहास करते हैं। यह तब भी कहते हो कह डालूं, कवि कहते हैं तब भी तुम कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों को, अपने जीवन के दुखों को आपके सामने कह दूं, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, जिस पर लोग हंसते हैं और अलग अलग प्रकार की बातें बनाते हैं। फिर भी आप चाहते हो कि मैं अपनी सारी कमजोरियां, अपने जीवन के सारे दुख आपके सामने कह दूं। यह सुनकर तुम सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरा जीवन एक खाली घड़े के समान है जिसमें कोई भाव अब शेष नहीं है। फिर भी तुम चाहते हो मैं आपको वह बताऊं, तो क्या तुम उन बातों को सुनकर, मेरे जीवन में घटी हुई घटनाओं को सुनकर क्या तुम सुख पाओगे? उनसे आपको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। अब कवि कहते हैं कहीं ऐसा न हो कि मैं आपको अपने जीवन की घटनाएं बताऊं और आप उनको सुनकर ये महसूस करें, ये सोचें कि मेरे जीवन में जो दुख आया है वो आप सबके कारण आया है। अपने को समझे मेरा रस ले भरने वाले, आप अपने को ही मेरे जीवन के दुखों का गुनहगार न समझने लग जाओ। अरे सरल मन वालों, ये उपहास और निराशा का विषय ही था कि मैं उन पर व्यंग्य कर रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। वह अपने द्वारा की गई गलतियों या दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को क्यों प्रकट करें? भूलें अपनी या प्रवंचना। जो मैंने अपने जीवन में भूल की है और जो धोखे मैंने खाए हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उन अपनी भूलों को और खाए गए धोखों को दूसरों के सामने बताऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मेरे जीवन में कुछ सुखप्रद यादें भी हैं, कुछ अच्छी यादें भी हैं, मधुर चांदनी रातों की, जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ रातें बिताई थी। वो बातें भी मेरे जीवन में हैं, सुखप्रद जीवन भी हैं, फिर भी मैं उनको क्यों प्रकट करूं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो अपने जीवन में मैंने हंसकर सुख के पल व्यतीत किए थे, उनकी यादें भी मेरे जीवन में भरी हुई हैं, फिर भी मैं उन यादों को किसी के सामने बताना नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार कवि कहते रहते हैं। क्योंकि कवि के जीवन में कभी सुख के पल आए थे, उसकी प्रेमिका उसके साथ रहती थी, लेकिन उसके जीवन में जो सुख के पल थे वो न के बराबर थे, बहुत कम थे। अर्थात शीघ्र ही उन दोनों का बिछुड़न हो गया और वह उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर इस संसार से
चली गई। तो इसलिए वह एकांत जीवन व्यतीत करते हैं और दुखों में घिरे रहते हैं और नहीं चाहते कि वह अपनी उन दुख भरी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करें। वो नहीं चाहते कि दूसरे भी सुनकर उनकी बातों से दुखी हों, अर्थात वो दूसरों को दुख देना नहीं चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तीसरा पद्यांश है। इससे पहले जो दूसरा पद्यांश था उसमें कवि ने अपने सुख दुख को व्यक्तिगत माना है और वह उन्हें सबके साथ नहीं बांटना चाहता। मतलब व्यक्तिगत जीवन अकेले में ही वो खुश है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। रातों का वर्णन किया है तो मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तीसरा पद्यांश। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब कवि कहते हैं वो सुख तो मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ जो मैंने सपने में देखा था। अर्थात सपने में मैंने इतनी अच्छी यादें देखी, इतने अच्छे पल देखे, इतनी अच्छी यादें देखी कि मैं उनको देखकर तुरंत जाग गया। आलिंगन में आते आते और जैसे ही मैं उन सुखों को आलिंगन करने लगा, गले मिलने लगा, मुस्कुरा कर जो भाग गया और वह सुख मुस्कुराकर मेरे पास से भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अब कहते हैं उसकी लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी भोर सुबह अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। अर्थात उसके गालों में प्रातःकालीन लाली और शोभा विद्यमान थी। उसके मतलब उसकी प्रेमिका के गाल थे जो वो लाल गुलाबी थे और सुबह के समय उसके लाल गुलाबी गाल प्रातःकालीन लाली और शोभा के समान प्रतीत होते थे और ऐसे लगता था जैसे वह अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हुई हैं। जीवन की लंबी राह पर चलते हुए थककर चूर हुए कवि रूपी यात्री की स्मृतियों में केवल वही एक सहारा थी। मतलब कवि की एकमात्र सहारा उसकी प्रेमिका थी। उसकी यादें ही उसकी थकान को कुछ कम करती थी। अनुरागिनी उषा प्रेम भरी सुबह उसकी स्मृति पाथेय बनी। मतलब उसकी यादें ही उसका रास्ता, उसके रास्ता जिस रास्ते पर वह चल रहा है, जिसके सहारे अब उसको जीवन बिताना है, उन्हीं यादों के सहारे अब वह जीवन व्यतीत कर रहा है। थके पथिक की पंथा की, जिस प्रकार थका हुआ यात्री किसी वृक्ष के नीचे सहारा लेता है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा की गुदड़ी अंतर्मन सीवन सिलाई कहते हैं तुम मेरी मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो। अर्थात मेरे अंतर्मन में छिपे हुए दुखों को क्यों देखना चाहते हो। सीवन को उधेड़ना अर्थात उसके अंतर्मन को देखना। कंथा से तात्पर्य है गुदड़ी, जिसे कवि ने अपने अंतर्मन के लिए प्रयुक्त किया है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहते हैं कवि मेरा जीवन तो छोटा सा है और उसमें कोई बड़ी कथाएं नहीं हुई हैं, क्या यह अच्छा नहीं। कहते हैं मेरा मन है कि मैं दूसरों की सुनूं और जब मेरी बारी आए तो मैं उसमें चुप रहूं, मौन रहूं। सुनकर क्या भला, क्या तुम मेरी बातों को सुनकर, मेरी आत्मकथा को सुनकर मेरा कुछ भला करोगे, मेरा कुछ फ़ायदा होगा। मेरी भोली आत्मकथा है, मेरी भोली भाली आत्मकथा, यदि मैं सबको बताऊं अपनी बातें तो न तो दूसरों का भला होने वाला है और न मेरा। अभी समय भी नहीं है। कहते हैं आत्मकथा अपने मन की बातें बताने के लिए अभी न तो उचित समय है और थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और मेरे जो दुख हैं वो अभी सोए हुए हैं। उसकी मौन पीड़ा तो अभी थकी हारी सो रही है, उसके मन में छिपी हुई थी। अर्थात वह नहीं चाहता था कि वह किसी को अपने दुख के भाव प्रकट करे। उसकी जीवन कहानी तो सीधी सादी और भोली भाली थी, जिसमें कोई भी विशेष आकर्षण नहीं था।
उसे लगता था कि उसे अपनी कहानी सुनाने का अवसर भी अनुकूल नहीं था, मतलब अनुकूल समय नहीं है, और न ही वह चाहता है अपनी बातें किसी को बताना। कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है? कवि ने अपनी कथा को भोली और सीधी साधी माना है। मौन व्यथा में निहित गूढ़ अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मौन व्यथा में गूढ़ अर्थ विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति जब अपने दुख दर्द को सबके सामने बार बार कहता है तो कोई भी उसे बांटना तो नहीं चाहता, बल्कि बाद में उस पर कटाक्ष करता है, व्यंग्य करता है और उस पर हंसते हैं। मधुप गुनगुनाकर इस कविता की शुरुआत हुई थी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि फूलों पर बैठा हुआ जब भंवरा गुनगुनाता रहता है तो ऐसे लगता है यहाँ पर भंवरे को मन माना है। मन रूपी भंवरा पता नहीं गुनगुनाकर कौन सी कहानी कहता रहता है, मेरी समझ में नहीं आती क्या गुनगुनाता रहता है, और अपने मन की और दूसरे के मन की कथा को सुनना चाहता है। पता नहीं यह भंवरा क्या कहता है और क्या कहकर चला जाता है। अर्थात कवि की आत्मकथा को जानना चाहता है, जो भोली और